श्री राजकुमार आनंद जी, माननीय मंत्री राजकुमार आनंद जी। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले मैं एलजी साहब का धन्यवाद देता हूं एलजी साहब को, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों को बिंदुवार तरीके से सदन के सामने पेश किया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। और अध्यक्ष जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस चर्चा को शानदार तरीके से कंडक्ट कराया। एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में जो काम गिनवाए हैं, वो सारे के सारे काम अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा कराए गए काम हैं। और वो बहुत अवरोधों, बहुत रुकावटों, बहुत मुश्किलों के बाद किए गए काम हैं। जैसे शिक्षा का काम हो। शिक्षा आज से 8 साल पहले, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं होते थे, तो मैंने भी स्कूल देखे हैं, विपक्ष के सदस्यों ने भी स्कूल देखे होंगे। स्कूलों में पंखे नहीं होते थे, बेंचेस नहीं होती थी, टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं होते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बिल्डिंगें हैं दिल्ली में स्कूलों की। सबसे बड़ा प्रमाण ये देखिए कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को मजबूर होके ये लिखना पड़ा अपने फ्रंट पेज पे कि दुनिया में शिक्षा का कोई बेहतरीन मॉडल हो सकता है तो वो दिल्ली उनमें से एक है, दिल्ली उनमें से एक है। वैसे ही स्वास्थ्य का, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का जो मॉडल है उससे आप इस तरह से समझ सकते हैं, भाजपा के कुछ साथी दिल्ली के बाहर के भी हैं। भारत में मिसाल तो पक्का दी जाती है दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की। आपके गांव, मैं भी गांव से आता हूं, मेरे गांव के बहुत सारे लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, आपके गांव से भी आते होंगे। इसका मतलब ये निकला कि आपके गांव से और मेरे गांव से ज्यादा अच्छा इलाज दिल्ली में होता है नहीं होता? तो स्वास्थ्य मॉडल हमारा शानदार है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। आधी आबादी को फ्री ट्रांसपोर्ट देना, ये नियत की बात हो सकती है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती, कोई राजनीति नहीं हो सकती। ये सिर्फ नियत की बात है और ये भावना की बात है, ये समझने की बात है कि बहनों, माताओं और बच्चियों का क्या कदर है और महिलाओं की सुरक्षा का क्या मसला है। और उसके साथ उसमें महिला सुरक्षा देना, बसों में मार्शल देना, पैनिक बटन देना, वो सब चीजें। सोशल वेलफेयर में अभी आपने मुद्दा उठाया कि साहब पेंशन नहीं दी। पेंशन तो बहुत जल्दी दे दी जाएंगी, जैसे भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आज दिल्ली का हर बुजुर्ग आदमी अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा समझता है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना ओहदा दिल्ली के बुजुर्ग को दिया। आप पैसे की बातें करते हैं, खाली पैसे से नहीं तोली जा सकती चीजें दुनिया में। 70 साल के बुजुर्ग को दिल्ली में जब वो बीमार हो जाता था, अस्पताल भेजते थे तो गांव में चिट्ठी डाल दी जाती थी कि भैया चाचा बीमार हो गए हैं, जिसको देखना है देख जाओ। आज चाचा बीमार होकर अस्पताल भी जाते हैं, ठीक होके घर आते हैं और अरविंद केजरीवाल जी उसको तीर्थ यात्रा कराते हैं। एलजी साहब ने इन कामों को जितनी आसानी के साथ गिनवाया, असल में उतनी आसानी से वो हुए नहीं है। बहुत अवरोधों, बहुत रुकावटों, बहुत मुश्किल के बाद हुए। और ये सब अवरोध, सब रुकावटें, सब मुश्किलें उन्हीं की देन है जिन्होंने बड़े फक्र के साथ उस अभिभाषण को पढ़ने की शुरुआत मेरी सरकार से करी थी। जून 2018 में जब उन्हें लैंड, बिल्डिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर सौंप दिया गया था कि आप इन 3 चीजों को संभालेंगे, इन 3 चीजों में से कोई एक चीज उन्होंने ढंग से नहीं संभाली। लैंड का बुरा हाल है, सभी सदस्य बता चुके हैं। लैंड को माफियाओं ने घेर रखा है। और लॉ एंड ऑर्डर के जितना बुरा हाल है, जुवेनाइल क्राइम बढ़ता जा रहा है, दिल्ली नशे का अड्डा बनता जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इस पर एलजी साहब बात नहीं करते। इसमें एलजी साहब अपने चेलों के साथ एक महिला एक्टिविस्ट पर हमले कर रहे हैं। जब एफआईआर होती है तो एलजी साहब का नाम चौथे नंबर पे आता है, जबकि उनका नाम पहले नंबर पे आना चाहिए था। पहली बात तो ये, उनका चौथे नंबर पे नाम आता है। और जब कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है तो एलजी साहब कहते हैं कि मैं तो एलजी हूं,
मेरे ऊपर कार्रवाई कैसे हो सकती है? मैं सदन के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जो आदमी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता, जो भारत के कानून को नहीं मानता, जो आदमी अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है, वो दिल्ली के कानून का रखवाला कैसे हो सकता है? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा? तुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। थैंक यू वेरी मच।